हम एक साथ पूरा पेस्टिसाइड ख़त्म नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप हमको कहीं ना कहीं इस पर रोक लगानी पड़ेगी। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम सच में विकास की बात कर रहे हैं, किसान किसी भी चीज़ को तब अपनाता है जब उसको लाभ होता है। 132 फसलों की 109 किस्मों की बात करें, जिसमें बागवानी और कृषि दोनों प्रमुख है। कि डिफेंस के बाद रूरल सेक्टर्स पे बजट का एक बड़ा भाग गया है। केंद्र सरकार के बजट में इस बार खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर कई बड़े ऐलान किए गए हैं। खेती किसानी की अगर बात करें तो उसमें प्राकृतिक खेती को लेकर जो ऐलान किया गया कि किस तरह से अगले 2 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा, उसे लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, क्योंकि लगातार प्राकृतिक खेती पर जोर भी दिया जा रहा है। हमारे साथ में इस समय गिरी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर और कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर कविता बालियान जी हैं। उनसे हम जानेंगे इस पूरे बजट को लेकर आखिर वो क्या सोचती हैं, किस तरह से उन्हें लगता है कि ये बजट इन ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करेगा, किसानों का भला करेगा। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। थैंक यू। मैम, ये जो बजट है पूरा आपने भी देख लिया, खेती किसानी के लिए प्राकृतिक खेती की बड़ी चर्चा की गई है, बहुत हाईलाइट किया गया है उसे। क्या लगता है कितना बदलाव लाएगा ये बजट, ये घोषणाएं? मैं अगर इस बजट की बात करूं तो इस बजट में एग्रीकल्चर को लेके बेसिकली 3 से 4 कंपोनेंट है, जिनमें जो है कुछ नई वैरायटी हॉर्टिकल्चर में आनी है, कुछ जो है हमारी जो आपूर्ति श्रृंखला है सब्जियों को लेके। लेकिन सबसे जो बड़ा मुझे जो लगता है कहा गया है वो है नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती। ये हम सभी जानते हैं कि इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है। जो सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसान तो यूज करते जा रहे हैं, वो शायद उस चीज़ को नहीं समझ रहे आगे आने वाले 10 साल में हम अपनी जनरेशन को क्या देंगे। आज जो है इंसानों में जो इतनी बीमारी हो रही है, पशुओं में हो रही है, हमारी भूमि की उर्वरता शक्ति घटती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस पे रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। कई साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले से घोषणा की थी जीरो बजटिंग की, लग रहा था वो कहीं रुक गया, लेकिन फिर से उन्होंने उसको लेके आए, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। हम एक साथ पूरा पेस्टिसाइड ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमको कहीं ना कहीं इस पर रोक लगानी पड़ेगी। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम सच में विकास की बात कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो इसी चीज़ को लेके है कि हम इस तरह से अपने संसाधनों का प्रयोग करें कि वो हम आगे आने वाली जनरेशन को दे सके। आज की तारीख में जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड्स एग्रीकल्चर में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हमको 10 साल बाद खेती की उर्वरकता को ख़त्म कर देगा। तो इसी की दिशा में जो नेचुरल फार्मिंग का जो अनाउंस किया गया है, मैं आपको बताऊँ किस प्रकार से ये फ़ायदेमंद होगी। ये बिल्कुल तय है कि कहीं ना कहीं जो किसान जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाएंगे, उनका इनपुट कॉस्ट तो घटेगा, लागत कम आएगी, लेकिन उत्पादन भी घटेगा, क्योंकि जितना उत्पादन अब वो ले रहे हैं इतना सारा पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र यूज करके, तुलनात्मक रूप से उत्पादन कम होगा। लेकिन अगर जिस तरह से बजट में कहा गया है कि उनको मंडियों से जोड़ा जाएगा, उनके सेलिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, उनको अर्बन एरिया में जो उपभोक्ता हैं, जो अब जागरूक है अपनी सेहत के प्रति, न्यूट्रिशन के प्रति, वो कहीं ना कहीं उसको खरीदेगा, उनसे कनेक्ट किया जाएगा, तो ये उन किसानों को कहीं ना कहीं लाभ में ही लेके जाएगा, हानि में नहीं। और जब जो फार्मर जो है नेचुरल फार्मिंग पे जाएंगे, जब वो लाभ में होंगे, तो ये बहुत निश्चित है कि उनका देखा देखी फिर गांव में, देहात में और किसान भी उसको फॉलो करेंगे। और कहीं ना कहीं इसके साथ साथ जागरूकता बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है कि हम किसानों को जोड़ें और गांव में जाके जो है कुछ जो है इस तरह के प्रोग्राम करें कि उनमें जागरूकता आए कि किस प्रकार इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रयोग जो है नुकसानदायक है, और कैसे नेचुरल फार्मिंग से हम लाभ लेते हुए, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान किसी भी चीज़ को तब अपनाता है जब उसको लाभ होता है। सिर्फ सेहत देख के वो नहीं अपना रहा है, क्योंकि उसको अपना परिवार का पालन पोषण भी करना है। जब तक कि उसको लाभ नहीं होगा, तो ये हो सकता है कि शुरुआत के 1-2 वर्ष में उसको उतना लाभ ना हो जितना उसको पहले हो रहा था, लेकिन जब हम उसको कनेक्ट करेंगे मंडियों से, अदर्स चीज़ों से, और उनकी देखा देखी जब बाकी किसान भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको लाभ होगा। और ये एक बहुत 2047 में हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर हम गांव देहात किसान को साथ में लेके चलते हैं, तो शायद वो हम उससे पहले पालेंगे। इसी दिशा में जो है एक जो और बात हुई है कि हम 132 फसलों की 109 किस्मों की बात करें, जिसमें बागवानी और कृषि दोनों प्रमुख है।
इनमें मैं यहाँ ये एक बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं हॉर्टिकल्चर पे भी काम करती हूँ, एग्रीकल्चर पे भी करती हूँ। एग्रीकल्चर्स में हम अभी भी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम अभी भी ट्रेडिशनल पे है, जहाँ हम फार्मर्स की इनकम करने की बात करते हैं, तो हमको डाइवर्सिफाइड करना है अपनी खेती को। तो अभी किसान जा नहीं रहा है, और जा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जब हम हॉर्टिकल्चर की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर की शेल्फ लाइफ, जितने भी फल हैं, फल फूल सब्जियाँ, बहुत कम होती हैं। किसान उत्पादन तो करता है लेकिन बहुत कम कर रहा है, क्योंकि उसको ये रहता है कि अगर वो बल्क में कर लेगा तो वो उसका, क्योंकि प्राइस बाज़ार से निर्धारित होता है, उनको नहीं मिल पाता है। तो अगर हम मसालों की तरफ सरकार फोकस करे, उन जो 32 फसलों की बात करें, अगर उसमें मसालों को शामिल करें तो कहीं ना कहीं ये बहुत जो है लाभकारी साबित होगा और बहुत अच्छा भी, क्योंकि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम केरला का, राजस्थान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो मसालों के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ना केवल देश में, इवन विदेशों में भी। निसंदेह हम फल और सब्जियों में बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्ल्ड की अगर बात करें, विश्व में जो है फल उत्पादन में भारत का जो है पहला स्थान आता है। सब्जियों में हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना हम उत्पादन कर रहे हैं उस रूप में हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हमारे यहाँ बहुत कम है। दूसरी तरफ अब के इस साल के बजट में ये कहा गया है, कहीं ना कहीं आपूर्ति श्रृंखला पे वो बात करें, स्पेशली सब्जियों की, फलों की आपूर्ति श्रृंखला में बहुत महत्वपूर्ण होता है भंडारण। अभी भंडारण क्षमता बहुत अच्छी नहीं है, मैं ये कहूँगी, करके प्रयास हुए हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जब भंडारण क्षमता होगी, हम समय समय पे देखते हैं आलू का किसान, प्याज का किसान, टमाटर का किसान कि उत्पादन बहुत आयत में हो जाता है, लेकिन वो उसको उचित दाम नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसको तुरंत बेचना होता है। हमारे पास भंडारण की क्षमता नहीं है। तो अगर इस आपूर्ति श्रृंखला के तहत इस बजट के अनुसार अगर चले और उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, तो आपूर्ति श्रृंखला से किसान को मंडी से जोड़ना, भंडारण उसको प्रोवाइड कराना, अन्य इस तरह की चीज़ें उसको प्रोसेसिंग यूनिट से उसको जोड़ना सबसे बड़ी बात है। जितनी भी डिबेट होती हैं कृषि पे लेके या बात हो रही है, मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स पे बहुत कम फोकस किया गया है। अगर हम गांव देहात को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में जो एक लिंक है ना, वो है प्रोसेसिंग। उस प्रोसेसिंग से हम जोड़ेंगे तो वो मल्टी फोल्ड काम करता है। एक तो कहीं ना कहीं वो किसानों को उसकी फसल का उचित दाम दिलवाने में मदद करता है। दूसरा, प्रोसेसिंग यूनिट लगने से जो गांव का युवा है उसको रोज़गार उसके गांव के आसपास मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम रोज़गार से कनेक्ट करते हैं, हम एग्रीकल्चर जो खेती है उसके उत्पाद है उसके उचित दाम से कनेक्ट करते हैं, और उस यूनिट के तहत हम एक्सपोर्ट से उसको जोड़ते हैं जो विदेशी मुद्रा को लेके आता है। तो ये 3-4 जो खेती किसानी के हैं, मुझे लगता है बजट का बहुत बढ़िया पहलू है। लेकिन जिस तरह से अनाउंस किए गए हैं, मैं उम्मीद करूँगी कि जो है प्रशासन जो है, सरकार जो है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतने ही अच्छे से करें। एफपीओ को बढ़ावा देने की भी बातें हैं कि सहकारिता को, एफपीओ को बढ़ावा दिया जाएगा। आप लोग जैसे जाते हैं गांव में, आप लोग रिसर्च करते हैं, इतना क्या बदलाव देखते हैं उस एफपीओ से जो आ रहे हैं, और क्या लगता है अब जो ये ऐलान किया गया ये क्या बदलाव आगे लाएगा? बिल्कुल, मैं आपको बोलूँ, अभी रिसेंट में मैंने उत्तर प्रदेश के 11 जनपदों में एफपीओ का सर्वे किया था। एफपीओ से जो किसान जुड़े हैं तुलनात्मक रूप से उनको काफ़ी लाभ होता है, क्योंकि एक तो वो अपनी छोटी छोटी ही सही प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, और वो एफपीओ उनको ट्रेनिंग दे रहा है, कहीं ना कहीं उनको बिजनेस मॉडल भी देता है। वो किसान को सिर्फ खेती करने तक सीमित नहीं करता, वो किसान को एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर्स भी बनाता है कि वो किस तरह से कौन सी फसल का दाम उचित मिलेगा तो कौन सी फसल अपनाए, किस तरीके से अपनाए, नई नई उसको कृषि तकनीक भी सिखाता है। इसके अलावा एफपीओ के तहत उनको कृषि के जो टेक्निक्स हैं वो भी उनको मिलते हैं। कृषि आधारित यंत्र उनको प्रोवाइड सस्ते रेट पे कराए जाते हैं, और कहीं ना कहीं एफपीओ के साथ मिलकर किसान की जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ती है। वो व्यापारी के साथ जो है वो अपनी फसल का मोल भाव अच्छा करता है, प्लस उसको बाहर की दुनिया में होता है। जिन एफपीओ के साथ हमने कनेक्ट किया है उनमें कई एफपीओ ने तो बहुत अच्छा काम किया है। इवन सोनभद्र का एक एफपीओ था, लखीमपुर का एफपीओ था, तो वहाँ के जो किसान उससे जुड़े हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो एफपीओ को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, लगता है इससे चेंज एक और आगे देखने को मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश की अगर मैं स्पेशली बात करती हूँ, इवन भारत में भी, भारत जो है वो सीमांत किसानों का देश है, सीमांत किसानों का है। तो आप उत्तराखंड, केरल सभी जगह जाते हैं। बिल्कुल, मैं राजस्थान का सर्वे किया। हम चाहेंगे आप हर जगह को अगर समग्र रूप से लेके बात करें। अगर मैं बात करूँ भारत की, हम बात करें तो भारत में हमारे 80% सीमांत किसान है।
सीमांत किसानों की अपनी बार्गेनिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि छोटे छोटे किसान होते हैं, छोटी छोटी जगहों पे खेती करते हैं। लेकिन जब वो एक संगठन के रूप में होते हैं तो उनकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये हम कहीं भी देख चुके हैं कि आप इंडस्ट्री में जाइए, यूनियन बनी है, इसकी यूनियन है, तो किसान जब एफपीओ के साथ मिलके या कुछ एनजीओ के साथ मिलके या एग्रीकल्चर आधारित सहकारी समितियों के साथ मिलके अपनी चीज़ें करते हैं तो उनको कहीं ज़्यादा लाभ होता है। और इस कई सारे इवन जो साउथ के स्टेट्स हैं उसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। अगर वहाँ पे देखोगे, आंध्र प्रदेश में भी नेचुरल फार्मिंग बहुत अच्छा हो रहा है, एफपीओ का वर्क वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनके तहत लग के किसान बहुत लाभ ले रहे हैं। ये लगता है कि ये बजट जो है, इसमें जो चीज़ें कही गई हैं वो किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए एक बदलाव ला पाएंगी? बिल्कुल ला पाएंगे। जिस तरह से हालांकि मैं ये कहूँगी कि बजट अलोकेशन अभी कम है। अगर आप देखो, हालांकि डिफेंस के बाद रूरल सेक्टर्स पे बजट का एक बड़ा भाग गया है। अगर टोटल हम बजट को देखें तो रूरल डिफेंस के बाद सबसे बड़ा जो शेयर है रूरल डेवलपमेंट का है। और बोलते भारत की आत्मा जो है ना वो गाँव में बसती है, तो गाँव पे फोकस तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी भी मैं बोलूँगी उसमें और थोड़ा बजट की ज़रूरत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है इम्प्लीमेंटेशन की। क्योंकि कई बार हमारी योजनाएं तो बहुत अच्छी आती है, उनका योजनाएं बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव को लेके बनती है, बहुत अच्छे से बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। तो उसमें सिर्फ सरकार ही नहीं, मुझे लगता है आम इंसान को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना है डॉक्टर कविता जी को, जिन्होंने इस पूरे बजट की जो एक कहते हैं समीक्षा की और बताया कि किस तरह से अगर प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है तो किस तरह से उसके चाहे स्वास्थ्य के लिहाज से फ़ायदों की बात की जाए, चाहे बात की जाए आर्थिक रूप से किसान को कैसे फ़ायदा होगा, आखिर किस तरह से इस पूरी योजना को आगे ले जाया जाएगा उसके बारे में बताया। किस तरह से बजट की घोषणाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए मददगार होंगी, इसके बारे में भी उन्होंने बारीकी से हर चीज़ बताई। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।